थियोडोर रॉबर्ट बंडी और टेड बंडी वॉज एन अमेरिकन सीरियल किलर जिसने 1974 से 1978 तक डजन्स ऑफ यंग वुमेन एंड गर्ल्स को किडनैप करके उनको मार दिया था। और वो अपने टारगेट को हंट करने के लिए टिपिकली एक तरीका यूज़ किया करता था। वो अपने टारगेट्स के पास जाकर उनकी हेल्प मांगता था और उसकी हेल्प मांगने का तरीका इतना ज़्यादा पोलाइट होता था कि कोई भी इंसान उसे मना ही नहीं कर पाता था। और वो लोगों को इंश्योर करवाता था कि वो एक अथॉरिटी फिगर है जिससे लोग और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते थे उसकी हेल्प करने के लिए, और इसी बहाने लोग उस पर शक भी नहीं करते थे। और जैसे ही वो टारगेट उसकी हेल्प करने के लिए उसकी गाड़ी के पास जाता था तो वो उसको पकड़कर गाड़ी में डालकर उसे किडनैप कर लेता था। फिर उन पर हमला करके, उनको बेहोश करके, उनको हैंडकफ करके उनको एक रिमोट एरिया में ले जाकर उनका करता था और बाद में उनका मर्डर कर दिया करता था। अगर आपको लग रहा है कि टेड बंडी में ऐसा क्या खास है जो उसको वन ऑफ द इनफेमस सीरियल किलर बनाता है, तो मैं आपको बता दूं कि बायोग्राफर एन रूल ने बंडी को एक सैडिस्टिक साइकोपैथ कैरेक्टराइज्ड किया था जिसे दूसरे लोगों को पेन देकर प्लेजर फील होता था, और वो अपने विक्टिम को टिल दैट तक टॉर्चर किया करता था एंड इवन उसके बाद भी। और उसने अपने एक स्टेटमेंट में खुद को वन ऑफ द मोस्ट कोल्ड हार्टेड सन ऑफ द बिच कहकर डिस्क्राइब किया था। इवन कि उसकी अटॉर्नी पॉली नेल्सन जो उसके डिफेंस टीम में थी, उसने भी ये एग्री किया था कि टेड वाज द वेरी डेफिनेशन ऑफ हार्टलेस इवल। सो एवरीवन, दिस इज बिग क्रिपी एंड माय नेम इज हर्ष, और आज मैं सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसमें हम बारी बारी करके सीरियल किलर्स की पूरी लाइफ की डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। और इस सीरीज़ की शुरुआत मैंने टेड बंडी से ही क्यों की, क्योंकि टेड बंडी जो था उसने अपने विक्टिम्स को जिस तरह से मारा था, अपने विक्टिम्स के साथ जिस तरह से टॉर्चर करता था, वो मेरे ख्याल से कोई साइकोपैथ से भी बढ़कर चीज़ हो सकती है। क्योंकि वो जिस तरह से अपने विक्टिम्स को चुनता था, जिस तरह से वो अपने विक्टिम्स को टॉर्चर या मारा करता था, और जिस तरह से वो प्लान करता था, वो कोई साइकोपैथ तो नहीं होगा, वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन ही होगा। और बाकी किलर से उसे जो अलग बनाता था वो था उसका जेल में जाकर बार बार एस्केप कर जाना। जी हाँ, वो जेल में टिकता ही नहीं था। ओके, लेट्स फोकस ऑन द टुडेज केस, टेड बंडी द सीरियल किलर। Bundy was born on 24 November 1946 in Burlington, Vermont at Elizabeth Home, जो बिना शादी के मदर्स बनने वाली वुमेन्स के लिए था। एलेनोर लुइस कोवेल ने बिना शादी किए टेड को जन्म दिया था। टेड के बायोलॉजिकल फादर का नाम तो मुझे नहीं मिला, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में मुझे पता चला है कि उसके जो बायोलॉजिकल फादर थे वो एक यूएस एयरफोर्स वेटनर थे। उस वक्त बिना शादी के बच्चे करने वाली लड़कियों को बहुत गलत नज़रों से देखा जाता था। इसी वजह से लुइस ने उसे अगले 3 सालों तक फिलाडेल्फिया में उसे अपने पेरेंट्स टेड के नाना नानी के पास रखा था, और उन्होंने सबको यही बताया कि सैमुअल कोवेल और एलेनोर मिरियल ही उसके पेरेंट्स हैं और लुइस उसकी बड़ी बहन है। इवन कि टेड को भी नहीं पता था कि उसकी असली माँ कौन है। लेकिन सच कब तक छिपता, उसे एक दिन अपने बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाते हैं एंड उसे सब पता चल जाता है। इस बात से वो अपने नाना नानी से गुस्सा नहीं होता, लेकिन वो अपनी माँ लुइस से बहुत नाराज़ हो जाता है। देन 1950 में लुइस अपना सरनेम कोवेल से चेंज करके नेल्सन रख लेती है और टेड के साथ फिलाडेल्फिया को छोड़कर वॉशिंगटन में अपने कज़न एलन और बी जेन स्कॉट के पास रहने चली जाती है। वो अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करना चाहती थी। देन उसके वहाँ शिफ्ट होने के बाद 1 साल बाद वो टेकोमा के फर्स्ट मेथोडिस्ट चर्च में चल रही अडल्ट सिंगल नाइट्स पार्टी में जाती है, और वहाँ उसकी मुलाकात जोनी कल्पर बंडी से होती है। एंड पहली मुलाकात में ही दे बोथ गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर। देन अगले ही साल वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जॉनी बहुत ही अच्छा और जेंटलमैन किस्म का आदमी था। इवन कि उसने टेड को अपना ऑफिशियली सरनेम भी दिया था और वहीं से उसका नाम टेड बंडी पड़ा था। देन कुछ ही सालों में दे बॉर्न 4 मोर चिल्ड्रन।
एंड इस पॉइंट पर लुइस को लग रहा था कि अब लाइफ में सब कुछ अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ टेड जॉनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इवन कि दूसरी तरफ जॉनी टेड को अपने ही बच्चे की तरह पालता था। वो उसे कैंपिंग पे ले जाता था, उसे हर एक फैमिली ओकेजन में इंक्लूड करता था, लेकिन टेड फिर भी उन्हें पसंद नहीं करता था। एंड टेड बंडी का बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था। एक इंटरव्यू में लुइस की छोटी बहन जूलिया कोवेल ने बताया था कि एक बार दोपहर में वो सो रही थी, देन अचानक से उसकी आंख खुलती है और उसे दिखता है टेड उसके ऊपर किचन नाइफ पॉइंट कर कर खड़ा था और टेड बहुत क्रीपी वे में उसे देखकर स्माइल कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई डीमन हो। और शॉकिंग थिंग इसकी वो उस वक्त 3 सालों का था। उसके बचपन के दोस्तों ने भी इंटरव्यू में बताया था कि टेड एक मैन स्पिरिटेड किड था और उसे दूसरों को तकलीफ देना, उन्हें हर्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद था। और उसका एक बचपन का इंसिडेंट भी है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो किस टाइप का बच्चा था। उसने क्या किया कि एक स्ट्रीट कैट को उसने अपने घर की बैकयार्ड में ले जाकर कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर उसे बांध कर लटका दिया एंड देन एक लाइटर फ्लूइड लेकर उसके ऊपर डालकर उस कैट को उसने जिंदा जला दिया। आप समझ सकते हो कि वो बचपन में ऐसी हरकतें किया करता था। एंड वो अपने नेबर के बच्चों को जंगल में ले जाता था और उन्हें डरा धमका कर उन्हें कपड़े उतारने के लिए कहा करता था। और जब वो कपड़े उतार लेते थे उसके बाद यू नो वेरी वेल कि वो उनके साथ क्या करता था। क्रिपियस्ट थिंग यहाँ पे यही है कि ये सारे किस्से उसके बचपन के थे और आप यहाँ से इमेजिन करना शुरू कर चुके होंगे कि वो बड़े होकर क्या करता होगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ही वॉज ऑब्सेस्ड विद वुमेन। वो वुमेन से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था कि वो स्ट्रीट पे पड़े हुए डस्टबिन को खंगालता था ताकि किसी तरीके से उसे किसी न्यूड वुमेन की पिक्चर मिल जाए। और वो हमेशा क्राइम नॉवेल्स और डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ता था जिसमें सेक्सुअल वायलेंस होता था। और वो रात को लोगों के घर में विंडो से झांकता था ताकि उसे कोई लड़की कपड़े चेंज करते हुए दिख जाए। हालांकि वो शाय टाइप का लड़का था और उसके दोस्त भी बहुत कम थे। इवन कि उसने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि बचपन में उसे रिश्ते समझ नहीं आते थे, लेकिन हाई स्कूल में आते आते उसने अपने अंदर काफ़ी चेंजेस लाए। एंड हाई स्कूल में उसे एक स्पोर्ट डाउनहिल स्काइंग में बहुत इंटरेस्ट आ गया था, इतना कि वो स्कीइंग के इक्विपमेंट को चुरा लेता था और फेक टिकट्स बनाकर वो स्कीइंग किया करता था। और यहीं से उसको चोरी करने की भी आदत लगी थी और इसके बाद वो बड़ी बड़ी चोरियां करना भी शुरू कर चुका था। इवन कि उसे गाड़ी चुराने के जुर्म में 2 बार अरेस्ट भी कर लिया गया था, लेकिन वो 18 साल से छोटे होने की वजह से उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगे थे और उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये उसके सीरियल किलर बनने की पहली सीढ़ी थी। 1965 में हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद टेड बंडी ने यूनिवर्सिटी ऑफ पजेट साउंड में एडमिशन ले लिया, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद ही उसने उस यूनिवर्सिटी को ड्रॉप करके यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन ले लिया, जहां उसने चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ना शुरू किया था। एंड यहीं उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम था डायना एडवर्ड। टेड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इवन कि उसने इंटरव्यू में बताया था कि वो उसकी ज़िंदगी की एक इकलौती लड़की थी जिससे वो सच्चे मन से प्यार करता था। लेकिन उस वक्त टेड की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल चल रही थी। दैट्स वाई उसने 1968 में अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया। वो कभी छोटी मोटी जॉब करता था, कभी पॉलिटिकल कैंपेन में वॉलंटियर होता था और उसने एक बार रिपब्लिक पार्टी के लिए काम भी किया था जिससे उसके थोड़े बहुत कनेक्शन बन चुके थे। एंड ही गॉट द स्कॉलरशिप फॉर स्टडिंग द चाइनीज़ इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। एंड जैसे ही उसकी लाइफ फिर से पटरी पर आने लगी दैन उसी वक्त उसे एक झटका लगता है। डियाना ने टेड से ब्रेकअप कर लिया। एंड जब टेड ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो उसने बताया कि तुम बिल्कुल इमेच्योर हो और तुम्हारे दिमाग में कोई भी क्लियर गोल नहीं है। एंड इस झटके से टेड एकदम से टूट गया एंड उसे इस सिचुएशन से मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। एंड इस सिचुएशन से मूव ऑन करने के लिए उसने अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स में घूमना शुरू कर दिया, कभी कोलोराडो, कभी फिलाडेल्फिया। एंड उसके बाद उसने कुछ टाइम के लिए टेम्पल यूनिवर्सिटी में भी स्टडी की थी।
एंड इसी बीच उसे पहली बार एक वायलेंट पोर्नोग्राफिक मटेरियल मिलता है और यहीं से उसके सेक्सुअल डिज़ायर्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन 1969 में टेड वापस वाशिंगटन लौट गया एंड वहाँ उसकी मुलाकात होती है एलिजाबेथ क्लॉफेट से। एलिजाबेथ एक सिंगल मदर थी और वो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन में सेक्रेटरी का काम करती थी एंड वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए एंड टेड एलिजाबेथ की बेटी मॉली के साथ भी काफ़ी टाइम बिताया करता था और कुछ सालों के लिए वो उसके लिए फादर फिगर भी बना था। 1970 तक टेड बंडी बिल्कुल बदला हुआ इंसान लगने लगा था। उसने फिर से यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन लिया। इस बार उसने साइकोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ किया। वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगा था, इवन कि वो ऑनर स्टूडेंट बन गया। उसके प्रोफेसर भी उसकी काफ़ी तारीफ़ किया करते थे। 1971 में टेड ने सिएटल हॉटलाइन क्राइसिस सेंटर में भी वॉलंटियर किया एंड वहीं उसकी मुलाकात क्राइम राइटर एन रूल से हुई थी। बाद में एन रूल ने ही टेड बंडी के ऊपर क्राइम रिपोर्ट की स्टडी बनाई थी। एंड रूल का यही कहना था कि उस वक्त टेड एक इंटेलिजेंट, पोलाइट और केयरिंग इंसान था, लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि टेड बंडी आने वाले टाइम में वर्ल्ड का मोस्ट इनफेमस सीरियल किलर बनने वाला था। 1972 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद टेड ने वाशिंगटन के गवर्नर डैनियल एवंस के इलेक्शन कैंपेन में काम किया। उसकी परफॉर्मेंस से खुश होकर गवर्नर ने उसे सिएटल क्राइम प्रिवेंशन अथॉरिटी कमेटी का मेंबर भी बना दिया था। बाद में उसने वाशिंगटन स्टेट रिपब्लिक पार्टी में भी अच्छी पोजीशन ले ली थी एंड इस पॉइंट पर सबको लग रहा था कि टेड का फ्यूचर पॉलिटिक्स या फिर लॉ में बहुत ब्राइट होने वाला है। 1973 में उसने यूनिवर्सिटी ऑफ पैगेट साउंड और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा दोनों लॉ स्कूल में एडमिशन ले लिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात फिर से डियाना एडवर्ड से हुई। इस बार टेड पहले से बिल्कुल अलग था। वो इस पॉइंट पर कॉन्फिडेंट, प्रोफेशनल और सक्सेसफुल बन गया था एंड ये सब देखकर डियाना उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में आ गई एंड इस बार उनका रिलेशनशिप इतना सीरियस हो गया कि वो दोनों शादी की भी बातें करने लगे थे। लेकिन डियाना को ये नहीं पता था कि वो उस वक्त एलिजाबेथ के साथ भी रिलेशनशिप में था। बेसिकली वो डबल डेट कर रहा था और दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता था। फिर जनवरी 1974 में टेड ने अचानक डियाना से सारे कॉन्टैक्ट ब्रेक कर दिए बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। जब डियाना ने किसी तरह से टेड से कॉन्टैक्ट किया तो उसने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने सिर्फ एक ही बात कही, डियाना मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रही हो, और उसने बस फ़ोन कट कर दिया। बाद में टेड ने बताया था कि वो डियाना से शादी कर सकता था, लेकिन वो सिर्फ रिवेंज के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में आया था। जैसे एक पॉइंट पर डियाना ने उसे रिजेक्ट करके उसे हर्ट किया था, वो उसी तरह डियाना को भी हर्ट करना चाहता था। और इसी वक्त 1974 में पैसिफिक नॉर्थ ईस्ट के पास कुछ यंग वुमेन्स की मिसिंग कंप्लेन आना शुरू हो गई थी। सिएटल वाशिंगटन 4 जनवरी 1974 रात का वक्त था। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की एक स्टूडेंट कैरन स्पार्क अपने अपार्टमेंट में सो रही थी। तभी एक आदमी चुपके से उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है। उसने उसके बेड फ्रेम से एक मेटल रॉड निकाला और उससे उस पर ब्रूटली अटैक कर दिया, जिससे वो अनकॉन्शियस हो गई और उसने उसी रॉड से उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया, जिससे कैरन का ब्लैडर पूरी तरह से रैप्चर हो गया। लेकिन सरप्राइजिंगली इस डेडली अटैक से कैरन किसी तरह बच गई थी। लेकिन इस अटैक से उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी, क्योंकि इतने दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद भी उसे परमानेंट ब्रेन इंजरी हो गई थी और उसकी आईसाइट और उसकी हेयरिंग में पूरी तरह इफेक्ट पड़ा था। और ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि टेड बंडी ने किया था। वी डोंट नो कि टेड बंडी ने इससे पहले भी कोई इस तरह का अटैक किया था या नहीं, लेकिन ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में ये उसका पहला अटैक था और ये बस उसकी शुरुआत थी। सिर्फ कुछ हफ्तों बाद 1 जनवरी को 21 साल की लियाना एन हेरली, जो सुबह रेडियो पर वेदर रिपोर्ट्स दिया करती थी, वो अचानक अपने रूम से गायब हो जाती है। बाद में बंडी ने अपने कन्फेशन में बताया था कि उसने लैंडा को पीट कर बेहोश कर दिया था। देन उसके बाद उसने उसे ब्लू जीन और वाइट टॉप पहनाया
और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और वहाँ पहुँचने के बाद उसने उसका साथ रेप किया एंड उसे मारकर वहीं गाड़ दिया। देन इसके बाद भी 1974 तक वहाँ आसपास के कॉलेजेस से यंग वुमेन गायब हो रही थी और किसी को भी नहीं पता था कि वो लड़कियाँ कहाँ जा रही थी। देन 12 मार्च को सिएटल से 60 किलोमीटर साउथ वेस्ट में ओलिम्पा के एवरग्रीन स्टेट कॉलेज की 19 साल की स्टूडेंट डियाना मैनसन कैंपस में जाने के लिए अपने डॉर्मेट्री से निकलती है, लेकिन वो वहाँ कभी भी नहीं पहुँचती। एंड आफ्टर दैट पकड़े जाने के बाद बंडी ने इस बारे में भी कन्फेस किया था कि उसने मैनसन को किडनैप किया था, देन उसके बाद उसके साथ रेप किया था और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया। और वो तब तक वहाँ वेट करता रहा जब तक वो पूरी तरह से जल नहीं गई, क्योंकि वो बस देखना चाहता था कि कोई इंसान जलते हुए कैसा दिखता है। देन 17 अप्रैल को सिएटल से 175 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट में एलेंसबेरी के सेंट्रल वॉशिंगटन स्टेट कॉलेज में शाम को एडवाइज़र की मीटिंग के बाद अपने रूम में जाते टाइम एलेन रेनकोर्ट गायब हो गई। बाद में सेंट्रल वॉशिंगटन की 2 स्टूडेंट ने बताया कि एलेन एक ऐसे आदमी से बात कर रही थी जिसने हाथ में पट्टी बांधी हुई थी, जो उसे बुक्स उठाकर कार तक ले जाने की हेल्प मांग रहा था। लेकिन एलेन के साथ क्या हुआ ये बात बंडी ने कभी नहीं बताई। देन 6 मई को सिएटल से 420 किलोमीटर साउथ में कोरेल्स में ओरिजिन स्टेट यूनिवर्सिटी की 20 साल की स्टूडेंट रॉबर्टा कैथलीन पार्क्स अपने दोस्तों के साथ मेमोरियल यूनियन में कॉफ़ी पीने के लिए अपने रूम से निकलती है, लेकिन शी नेवर केम बैक। इसमें बंडी ने कन्फेस किया था कि उसने पार्क्स को कैफेटेरिया में देखा था। देन उसके साथ बात करने के बाद उसने उसे अपने साथ बार में चलने के लिए मना लिया था और वो जैसे ही उसकी कार में बैठी उसने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे मारने के लिए वो उसे वाशिंगटन ले गया। लेकिन उसने रास्ते में 2 बार उसके साथ रेप किया, फिर उसे मारकर कहीं पे गाड़ दिया। एंड ऐसे ही ये लिस्ट बहुत बड़ी है। अगर मैं आपको पूरे विक्टिम्स की स्टोरी बताने लगा तो ये वीडियो 2 घंटे से भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। उसके लिए मर्डर्स करना इतना ज़्यादा नॉर्मल हो गया था कि वो कभी कभी वापस अपने विक्टिम्स के पास जाया करता था, बस उन्हें देखने के लिए कि वो किस तरह से सड़ रहे हैं, और जो बॉडी थोड़ी बहुत सही होती थी वो उनके साथ फिर से करता था। वैसे ही एक बार उसने जॉर्जन हॉकिंग्स को किडनैप किया था एंड उसे सुनसान जगह ले जाकर करके उसका मर्डर कर दिया था। एंड वो पूरी रात उसकी बॉडी के साथ रुका रहा। एंड अगले कुछ दिनों बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बीच में वो वापिस उस बॉडी के पास गया और वहाँ से हॉकिंग के इयररिंग्स और शूज़ ढूंढकर उन्हें एक पार्किंग लॉट में छोड़ आया और बिना किसी के नज़र में आए वो वहाँ से चला गया। और ये इतना हिम्मत वाला काम था कि जब पुलिस को ये पता चला तो पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था। और क्रिपी थिंग इसकी बंडी ने क्लेम किया था कि वो 3 बार क्राइम सीन पे गया था। बट आफ्टर हॉकिंग्स डिसअपेरेंस बहुत से आई विटनेस सामने आने लगे थे और मैक्सिमम लोगों ने यही बताया कि हॉकिंग के डिसअपेरेंस वाले दिन वहाँ एक आदमी घूम रहा था जिसके लेग पर प्लास्टर लगा हुआ था और वो लेग कास्ट लेकर चल रहा था। और उस आदमी ने हॉकिंग्स को उसकी ब्रीफकेस उसकी कार में रखने के लिए हेल्प मांगी थी। इवन कि लोगों ने उसकी कार की डिटेल्स भी पुलिस को बताई थी। स्पार्क्स और 6 वुमेन पर हुए ब्रूटल अटैक एंड मिसिंग रिपोर्ट्स पूरे वॉशिंगटन में मशहूर हो गई थी और न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस भी बन गई थी और लोग भी बहुत डरे हुए थे। एंड इवन की लड़कियां भी किसी से लिफ्ट लेने से पहले अब 100 बार सोचने लगी थी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पर भी अब प्रेशर बढ़ने लगा था, लेकिन फिजिकल एविडेंस के कमी होने की वजह से वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे थे। और पुलिस ने रिपोर्टर्स को भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी थी। उनका मानना था कि अगर वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको देंगे तो इससे केस पर असर पड़ सकता था। लेकिन पुलिस को यहाँ पर सभी केसेस में कुछ सिमिलैरिटीज़ दिख रही थी। लाइक लड़कियाँ हमेशा रात में गायब होती थी और वो लड़कियाँ मैक्सिमम टीनेज कॉलेज लड़कियाँ होती थी और उनके बाल लंबे हुआ करते थे। और जिस दिन वो गायब होती थी ज़्यादातर उन लड़कियों ने ब्लू जीन्स पहनी होती थी। और कुछ क्राइम सीन्स पर जहाँ पर आई विटनेस थे और वो आई विटनेस एक ही तरह के आदमी के बारे में बताते थे, लाइक जिसके हाथ में कास्ट
यहाँ उसने स्टिंग पहना होता था और वो एक ब्राउन कलर वॉल्क्सवैगन बीटल कार में घूम रहा होता था। लेकिन ये क्राइम अपने चरम पर तब पहुंचा जब 14 जुलाई को वाशिंगटन में ब्रॉड डे लाइट में क्राउडेड बीच पर 2 वुमेन किडनैप हो गई, जिसे 4 वुमेन ने आई विटनेस भी किया था। उनका कहना था कि एक अट्रैक्टिव यंग मैन था जिसने वाइट टेनिस आउटफिट पहना हुआ था और उसके लेफ्ट आर्म में प्लास्टर लगा हुआ था और उसने बड़े प्यार से कैनेडियन और ब्रिटिश एक्सेंट में उनसे बात भी की थी। उसने बताया कि उसका नाम टेड है और वो उन्हें अपनी वॉल्क्सवैगन कार से सेल बोट नीचे उतारने के लिए हेल्प मांग रहा था, जिसमें 3 लड़कियों ने तो सीधा मना कर दिया, लेकिन उसमें से एक लड़की उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ उसके साथ चली गई। लेकिन वो जैसे ही उस कार के पास पहुंची, जब उसने देखा कि उस कार में तो सेल बोट है ही नहीं, तो वो वहाँ से भाग गई। उन्होंने बताया कि फिर टेड ने एक 23 ईयर ओल्ड जेनिस एन ऑट को अप्रोच किया एंड ओट उसके साथ चली गई। फिर लगभग 4 घंटों के बाद 19 ईयर्स ओल्ड डेनिस मारी पिकनिक छोड़कर रेस्ट रूम की तरफ जा रही थी और फिर कभी वापस नहीं आई। बंडी ने बाद में FBI एजेंट विल्सन को बताया कि उसने ओट को जिंदा रखा था। वो ओट को डेनिस के पास ले गया और ओट को फोर्स किया कि वो डेनिस के साथ असॉल्ट करते हुए और उसका मर्डर करते हुए वो उसे अपनी आंखों से देखे। लेकिन बिफोर एग्जीक्यूशन टेड अपनी इस बात से मुकर जाता है। एंड नाउ पुलिस ने फाइनली एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बनाया उस आदमी का और उसकी कार का और फ्लैट्स बनाकर पूरी सिटी में पेस्ट कर दिए और एक कंपोजिट स्केच भी रीजनल न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाया और वो स्केच लोकल टेलीविज़न में भी ब्रॉडकास्ट हुआ था। और सबसे फिशी थिंग इस कि ये क्राइम के दौरान टेड सिएटल क्राइम प्रिवेंशन एडवाइजरी कमेटी में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा था, जहां उसने वुमेन के लिए प्रिवेंशन पर एक पैम्पलेट भी बनाया था। आप सोच रहे हो कि जो बंदा बाहर मर्डर कर रहा है, बाहर रेप कर रहा है और वो उसी प्रिवेंशन वाली एडवाइजरी में भी काम कर रहा है, क्या। एंड बाद में उसने इमरजेंसी ऑफ डिपार्टमेंट सर्विस में भी काम किया, जो मिसिंग वुमेन्स की बॉडीज में इन्वॉल्व एक गवर्नमेंट एजेंसी थी। एंड DES में उसकी मुलाकात होती है कैरोल एन बोन से और उसने उसे डेट करना शुरू कर दिया। कैरोल के 2 बार डिवोर्स हो चुके थे और वो 2 बच्चों की माँ भी थी। देन 16 अगस्त 1975 को साल्ट सिटी के एक रेजिडेंशियल एरिया में यूटा पुलिस ऑफिसर बॉब हेवर्ड पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि सुबह सुबह एक वॉल्क्सवैगन आ रही है, लेकिन जैसे ही कार ड्राइवर ने पेट्रोल कार देखी तो उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। बॉब को शक हुआ, इसलिए उन्होंने उस कार का पीछा किया और उस कार को रुकवाकर कार की तलाशी ली। बॉब को उस कार में स्काई मास्क, काऊ बार, हैंडकफ्स, ट्रैश बैग्स, रस्सी का एक बंडल और एक आइस पिकर भी मिला। बॉब को लगा कि वो शायद कहीं से चोरी करके आ रहा है, इसलिए उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और उससे जब उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम टेड बंडी बता दिया। और जब उससे सामान के बारे में पूछा गया तो उसने बताया ये सब उसके स्कीइंग का सामान है और हैंडकफ उसे एक कचरे में पड़ा हुआ मिला था और बाकी का सामान घर का सामान है। हालांकि डिटेक्टिव जेरी थॉम्सन को एक पुराना केस याद आ गया, कैरोल डेरोंज का, जो 1974 में एक फेक पुलिस ऑफिसर से बचकर निकल गई थी और उसने सस्पेक्ट की जो डिस्क्रिप्शन दी थी वो टेड बंडी से काफ़ी मिलती जुलती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, सियाटल से बार बार पुलिस को एक नाम मिल रहा था और वो था टेड बंडी का। इवन टेड की गर्लफ्रेंड ने भी पहले पुलिस को उस पर शक होने की बात बताई थी। देन इतना सब कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता था, इसलिए पुलिस ने उसके अपार्टमेंट की तलाशी ली और वहाँ पुलिस को कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली जो थोड़ी अनयूजुअल थी। उसने कोलोराडो स्काई रिपोर्ट्स की एक गाइड बना रखी थी जिसमें उसने वाइल्डवुड इन पर निशान लगा रखे थे और ये वही जगह थी जहाँ बाद में विक्टिम कैरी कैंपबेल गायब हुई थी। और एक स्कूल प्ले का ब्रोचर भी उसके अपार्टमेंट से मिला था जो बैब्रा केंट के डिसअपीयरेंस से जुड़ा हुआ था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी पुलिस के पास मर्डर चार्जेस लगाने लायक
एविडेंस नहीं थे, इसलिए टेड को बेल पर छोड़ दिया गया। लेकिन बंडी के अपार्टमेंट में पोलराइड फोटोग्राफ्स पड़ी हुई थी जो पुलिस को नहीं मिली। एंड बाद में रिलीज होने के बाद बंडी ने उन फोटोग्राफ्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। टेड जेल से तो बाहर आ गया था, लेकिन अब पुलिस उसके हर कदम पर नज़र रख रही थी। साल्ट लेक सिटी पुलिस ने उस पर 24 आवर्स की सर्वेलेंस रख दी थी। इस दौरान डिटेक्टिव्स दोबारा एलिजाबेथ से मिलते हैं। एलिजाबेथ ने उनको बताया कि टेड के घर में उसे कई अजीब चीज़ें मिलती रहती थी, लाइक पीओपी, क्लचर्स, सर्जिकल ग्लव्स, एक बड़ा मीट क्लेवर और वुमेन्स क्लोथ भी। और उसने ये भी बताया कि टेड को लंबे बालों वाली लड़कियां काफ़ी पसंद थी। और उसने ये भी बताया कि कभी कभी जब उसकी रात को आंख खुलती थी तो टेड टॉर्च की लाइट से उसके चेहरे की तरफ देखता रहता था और ये बात उसे काफ़ी क्रीपी लगती थी। एंड जब भी एलिजाबेथ अपने बाल छोटे करवाने की बात करती थी तो टेड इस बात पर भड़क जाता था। डिटेक्टिव ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और पहली बार उन्हें लगा कि शायद टेड बंडी सिर्फ एक सस्पेक्ट नहीं बल्कि वही सीरियल किलर है जिसे वो महीनों से ढूंढ रहे थे। देन अक्टूबर 1975 में पुलिस ने कैरोल डेरोंज को पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे उसके किडनैपर्स की पहचान करने को बोला। उस रूम में कई सारे आदमी थे। कैरोल ने सबको देखा और बिना एक सेकंड की देरी किए उसने सीधा टेड बंडी को पॉइंट आउट किया और उसने कहा, दैट्स द मैन। अब पुलिस के पास आई विटनेस भी था और सस्पेक्ट भी। सो पुलिस ने उसके ऊपर किडनैपिंग और सेक्सुअल असॉल्ट का केस रजिस्टर कर दिया। टेड बंडी के अरेस्ट के बाद अब पुलिस के पास एक सस्पेक्ट तो था, लेकिन सिर्फ शक के भरोसे पे वो एक सीरियल किलर को सजा नहीं दिलवा सकते थे। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, आगे कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। अब फाइनली टेड बंडी अरेस्ट हो चुका था। पुलिस के पास एविडेंस भी था और पुलिस के पास आई विटनेस भी था। सो आपको लग रहा होगा कि बस वो अब पकड़ा गया, अब उसका खेल ख़त्म, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। टेड बंडी आगे ऐसे ऐसे कांड करने वाला था जो अमेरिका की हिस्ट्री में किसी ने भी नहीं किया था। एंड आगे उसने जो भी किया वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि अगर हमने इस वीडियो में ही उसे कवर करने की कोशिश करी तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर चला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी 1 घंटे से ऊपर की वीडियो देखेगा, इसलिए हम उसे सेकंड पार्ट में डालेंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो आपको पसंद आई ही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप सेकंड पार्ट मिस ना कर पाओ। और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि सबसे पहले मैं नहीं चाहता कि आप वीडियो 1 सेकंड के लिए भी मिस करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।